नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेयर ज्योतिष सूत्र बताने वाला हूं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। किस तरीके से लगेंगे, बहुत ही सटीक और इंपॉर्टेंट सूत्र में आप थोड़ा इनको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, सूत्र में जो सबसे पहले सूत्र है, ये है आपका रेयर सूत्र रिलेटेड टू जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर हमारी कुंडली का नैसर्गिक रूप से विदाउट एनी डिस्प्यूट, एक मिनट रुकिएगा जरा। जुपिटर हमारी कुंडली का बगैर किसी डिस्प्यूट नैसर्गिक शुभ ग्रह और वीनस भी नैसर्गिक शुभ ग्रह। एक जो सूत्र उन्होंने बताया वो जुपिटर से रिलेटेड सूत्र था, और ये सूत्र ये था कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर कैंसर साइन या सेजिटेरियस साइन हो, कैंसर जुपिटर का कर्क साइन, जुपिटर का उच्च का या एक्सोल्टेशन साइन होता है, और सेजिटेरियस उसका स्वय राशि का और मूल त्रिकोण राशि का साइन है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जुपिटर या तो सेजिटेरियस में हो या कैंसर में हो, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तभी भी आपका जुपिटर कैंसर में है, तो आज भी आप किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, और यदि सीजरियन ऑपरेशन बता दिया है तो मैं उसका एक आपको सूत्र दूंगा जो बहुत सटीक है। तो जुपिटर को आपने भाव नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो आपकी कुंडली के अंदर कैंसर या सेजिटेरियस में है। और वीनस यदि आपके सेकंड भाव में बैठा हुआ है, लग्न से या चंद्रमा से, या तो सेकंड भाव में बैठा हो या सेकंड भाव को देख रहा हो, धन भाव को देख रहा हो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका जुपिटर कैंसर या सेजिटेरियस में है, शुक्र या तो दूसरे भाव में बैठा हो, लग्न से दूसरे भाव को देख रहा हो, या चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा हो, दूसरे भाव को देख रहा हो। ऐसा व्यक्ति यदि गरीब परिवार में भी जन्म लेगा तो वो व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। वो आपके जब तक उसकी डेथ होगी तो वो धन्य धान से परिपूर्ण होगा। बहुत रिच, फर्श से अर्श तक जाने के योग है, जमीन से आसमान में पहुंचने के योग है। तो आप इस तरीके की कोई भी कुंडली हो या आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, इन दिनों आता है और वो चाहता है कि उसका जन्म समय किस तरीके से निर्धारित किया जाए, किस समय पर बच्चे को जन्म देने के लिए आप नेटिव बुक है, तो ये आप सूत्र लगा सकते हो। मैं इसको एक कुंडली में लगाकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मैंने एक कुंडली बनाई हुई है, और ये अभी आप इसका बर्थ टाइम देखोगे। मैंने एडवांस में किसी को सितंबर में बच्चे का जन्म होना है, उन्होंने मेरे से पूछा कि किस समय पर हम जन्म कराएं, तो मैंने इस तरीके से कुंडली का टाइम सेट किया कि ये कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में लगे। एक चीज का आप और ध्यान रख सकते हो कि जुपिटर यदि स्वय राशि का और उच्च का है, मगर वो यदि 6-8-12 में नहीं बैठा हो तो और बेहतरीन है। सेकंड हाउस पर में वीनस हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो और भी बेहतरीन है। ये आपका राजा बनने के योग है, इसलिए इन्हें प्रबलतम राजयोगों में से माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपका मैंने ये कुंडली यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना हूं। ये आपकी इस समय पर ये 12 सितंबर को मैंने 7:10 सुबह, दिल्ली में उनका जन्म है, मैंने सुबह 7:10 के आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ देर तक ये रहेगा आपका। तो यहाँ पर ये उस समय पर लग्न जो बन रही है वो बन रही है आपकी वर्गो, और लग्नेश मरकरी खुद लग्न में बैठा है, मतलब उच्च का हो गया। और उस समय पर आप देखिए दूसरे भाव में लग्न से चंद्रमा भी लग्न में है, तो लग्न से भी दूसरे भाव में और चंद्रमा से भी दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है स्वय राशि का, और जुपिटर 11वें भाव में लाभ भाव में आपका उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब ना ही तो जुपिटर पर शनि की दृष्टि है, ना ही आपका शुक्र पर शनि की दृष्टि है, ना ही जुपिटर पर मार्स की दृष्टि है, ना ही शुक्र पर मार्स की दृष्टि है। मतलब ये अच्छे होकर भी बैठे हुए हैं, बली भी होकर बैठे हुए हैं, दोनों प्लेनेट आपके अच्छे प्लेस्ड है। तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम इस सूत्र को यूज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन यदि कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दिख रहा है तो उसके आपके राजा तक बनने के योग बनते हैं। अब मैं एक दूसरे सूत्र की बात करूंगा, ज्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं वीडियो में। आपको जो सूत्र बता रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं केवल मैं आपको, बाकी आप कितना इस पर काम करोगे, क्योंकि एक सूत्र पर बरसों काम करना पड़ता है तब हम उसके पारंगत होते हैं। कई बार क्या होता है, एस्पेक्ट से, कई बार प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, मगर ये जो सूत्र है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, ये आप मान लीजिएगा।
एक मैं अब आपको नेक्स्ट जो सूत्र बताऊंगा वो देखिए, हम बात करेंगे सेकंड सूत्र की। सेकंड सूत्र है प्रॉपर्टी रिलेटेड। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और इवन मेरे साथ भी ये हुआ, और तब मैंने सर्च किया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बना पाते हैं मगर वो उनकी प्रॉपर्टी उनको फलती फूलती नहीं है। मकान लिया, उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया, जमीन लिया, उसमें कोई डिस्प्यूट होगी, एक दो जगह फंस गए, तो इस तरीके की परिस्थितियां आती है, कोई लाभ नहीं हो पाता प्रॉपर्टी में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमाते हैं, तो उसको किस तरीके से देखेंगे, इसके लिए हमें जो चार्ट यूज करना है वो आपको D4 चार्ट यूज करना है। आपको लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, आपको D4 चार्ट यूटिलाइज करना है। लग्न कुंडली के जो योग है वो अपनी जगह पर है, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे, और आपने प्रॉपर्टी बनाई तो वो आपको खो देंगे या वो आपको कई गुना होकर फल देगी। हजारों गुना हो जाती है कई लोगों की प्रॉपर्टी, 100 गुना हो जाती है। कई लोगों की प्रॉपर्टी जितने में खरीदते हैं उतने में भी नहीं रहती और फंस जाती है किसी न किसी तरीके से। तो वो कौन से कॉम्बिनेशन है, आपको D4 चार्ट देखना है। लग्न कुंडली का मैं ये सूत्र कोई भी नहीं बता रहा, लग्न कुंडली में भी बहुत सारे सूत्र लगते हैं। लग्न कुंडली का प्रॉमिस भी आप देख सकते हो, मगर ये D4 का प्रॉमिस होना चाहिए आपकी कुंडली के अंदर। तो D4 में क्या है, आपका फोर्थ लॉर्ड देखिए, D4 का पहला नियम, D4 का भी चौथा भाव है, वो आपके प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को, इमूवेबल असेट को रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव का आप स्वामी देख लीजिएगा, उसका प्लेसमेंट देखिए आप, यदि वो रखा हुआ है सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में और 10th हाउस में, इन चार भावों को, 11वां नहीं लिया मैंने, 2, 5, 9 और 10, इन चार भावों में से किसी भी भाव में आपका D4 का 10th लॉर्ड, 4th लॉर्ड बैठा हुआ है, आप निश्चित मानिए आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करेंगे, खरीद पाएंगे, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में खरीद पाएंगे। तो खरीदने के योग देखने के लिए एकमात्र ये फॉर्मूला सफिशियंट है। 6-8-12 में यदि जा रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, बाकी भावों में न्यूट्रल माना जाएगा, मगर दूसरे 5वें, 9वें और 10वें में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अब आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, तो या स्वामी जो इनका भावों का स्वामी बैठा हुआ है आपका, दूसरे फोर्थ लॉर्ड दूसरे 5वें, 9वें, 10वें नहीं भी बैठा हुआ है, यदि इन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है तभी भी अच्छे योग बनते हैं। तो चार भावों में बैठ जाए या उन्हें फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर ले तभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे योग बनेंगे। अब खराब कब होगा, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, इनमें नहीं बैठे हुए हैं, 6-8-12 में जाकर बैठ गए, तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के खराब योग बनेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे, खरीदने में आपको डिफिकल्टी होगी। यदि आपके साथ ऐसा है कि 6-8-12 में बैठा है तभी भी आप खरीद पा रहे हैं, तो एक बार अपना बर्थ टाइम जरूर वेरीफाई उसके अंदर कर लें। अब सेकंड जो कॉम्बिनेशन है कि आपने खरीद ली, खरीदने के बाद आप कब फंसेंगे, फंस सकते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 11th लॉर्ड लेना है आपको D4 चार्ट का। 11th लॉर्ड क्यों ले रहे हैं, D4 चार्ट में जो 11th हाउस है वो 4th हाउस से अष्टम हो जाता है, 8th हो जाता है। 11th लॉर्ड यदि D4 चार्ट का एकादशेश, 11th लॉर्ड D4 चार्ट का यदि D4 के तीसरे, चौथे या छठे भाव में आकर बैठ जाए, थर्ड, फोर्थ और सिक्स में बैठ जाए या उन्हें एस्पेक्ट कर ले, तो आपकी ली हुई प्रॉपर्टी आपको फायदा नहीं देगी, बल्कि आप किसी डिस्प्यूट में फंस जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी लूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। मगर ये आपका एकादशेश 11th लॉर्ड इन भावों से किसी भी तरीके का संबंध नहीं बना रहा है, तब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फंसने का माफ कीजिएगा, फंसने का जो योग है कि आप ली हुई प्रॉपर्टी में फंसेंगे, आपको 11th लॉर्ड लेना है, वो अष्टम बन जाता है 4 से, वो आपका 4th हाउस से 12th, मतलब 3rd हाउस में नहीं जाकर बैठना चाहिए, खुद 4th में नहीं बैठना चाहिए। अष्टम का लॉर्ड यदि 4th में आ गया तो उसे भी खराब करेगा, और 6th हाउस के अंदर भी यदि वो आकर बैठ जाता है तो उसे भी प्रॉब्लम करेगा, वो अष्टम से अष्टम हो गया। 6th हाउस क्यों लिया, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि 6 क्यों ले लिया, अष्टम से अष्टम आ गया, तभी भी वो प्रॉब्लम करेगा। यदि ये दोनों योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी में फंसने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। आप खरीद पाओगे, अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगा दोगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ज्यादा फायदा नहीं देगी। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम से ले सकते हैं, और आप यदि फीमेल है तो अपने पति के नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस कुंडली को हम देखते हैं जरा एक कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये कुंडली आपको नजर आ रही है, ये D1 चार्ट है नेटिव का, तो मैं इसमें D1 चार्ट के बेसिस पर तो एनालिसिस करूंगा नहीं,
यहाँ पर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा इसके D4 चार्ट के बेस पे। तो मैं D4 चार्ट पे चला जाता हूँ इस नेटिव के। तो यहाँ पर आपको D4 चार्ट नजर आएगा। ये चतुर्थांशा चार्ट है, डेस्टिनी के लिए। अब इस नेटिव के बारे में हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका फोर्थ लॉर्ड कहां पर गया। तो ये फोर्थ हाउस में 6 साइन है, उसका लॉर्ड 5वें भाव में चला गया। तो 2, 5, 9 और 10 में जाएगा तो आप एक पर्सन एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज डेफिनेटली खरीदेगा। पहला योग हो गया, अचल संपत्ति के योग हो गए, कार भी खरीदेगा, प्रॉपर्टी भी खरीदेगा। एक से ज्यादा आपकी इसके पास लैंड होगी, मालिकाना हक होगा इसके पास। अब मैं देखूंगा एक खरीद के फंसेगा, उससे पैसा बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो मैं इस कुंडली का 11th लॉर्ड पकड़ूंगा। 11th लॉर्ड यहाँ पर देखिए मार्स है, और मार्स ये 12वें भाव में बैठकर 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, और ये यहां से आपकी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहा है। तो 11th लॉर्ड तीसरे और छठे दोनों भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब इस नेटिव के प्रॉपर्टी एक्वायर करने के साथ साथ प्रॉपर्टी के थ्रू ये नुकसान उठाएगा जिंदगी के अंदर, ऐसा आप मानकर चलिए। तो ये मैंने आपको आज का सूत्र नंबर 2 बताया। अब मैं आऊंगा आज के सूत्र नंबर 3 पर। सूत्र नंबर 3 है सैटर्न का। सैटर्न को अक्सर हम खराब प्लेनेट मानकर चलते हैं। 6, 8, 12 भाव आपके दुस्थान माने जाते हैं, कुंडली में खराब भाव माने जाते हैं। और 6, 8, 12 तीनों भावों का कारक ग्रह खुद शनि है। छठे भाव का भी जब डिस्प्यूट आता है तो नौकरी आती है तो उसका कारक सैटर्न है, डिस्प्यूट का कारक मार्स होता है। 8वें भाव में आयु का कारक खुद सैटर्न है, और 12वें भाव का कारक भी सैटर्न होता है। जब सैटर्न के लिए ये स्पेशल नियम है, ध्यान रखना। सैटर्न 6, 8, 12 का आपका कारक है। जब भी सैटर्न छठे, 8वें और 12वें भाव में जाएगा तो ये योग कारक बन जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, अधूरी बात पर आप रुक जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। पूरी बात यह है कि योग कारक ये बनेगा मैटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, आपके पास धन्य दान इस तरीके की चीजों के लिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में योग कारक नहीं बनेगा। अष्टम का शनि अधिकतर लोग कहते हैं कि पूरी आयु देता है, मगर वो पूरी तरीके से सच नहीं है। उसके साथ कुछ और कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई होती हैं तो पूरी आयु देता है। तो यहां पर क्या है, सैटर्न इज प्लेस्ड इन 6 से 12 योग कारक बन जाएगा, मगर इसमें एक कंडीशन है, यदि इसको शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो, बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हो और मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। 2 कंडीशन है। 6, 8, 12 में आपके शनि बैठा हुआ है, उसे यदि बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, मेलिफिक नहीं एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको मेटेरियलिस्टिक गेज देगा, बहुत ज्यादा सक्सेस देगा आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत ज्यादा धन्य दान आएगा, मगर लिविंग सिग्निफिकेशन को नुकसान पहुंचाएगा, आपके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएगा, उनसे संबंध खराब कर देगा। 8वें भाव में बैठ गया तो पत्नी से आपके डिस्प्यूट रहेंगे, मैरिज में डिस्प्यूट रहेंगे, परिवार से डिस्प्यूट रहेंगे, दूसरे भाव को देखेगा। ऐसे ही 12वें में बैठ गया तभी भी परिवार से आपके डिस्प्यूट रहेंगे, तो ये आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस को खराब करेगा। छठे में बैठेगा तो आपको धन धान्य मैटेरियलिस्टिक सारी चीजें देगा, मगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली देने वाला है। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को हम लगा सकते हैं। इसे भी हम देख लेते हैं, जो मैंने अभी एक कुंडली ली थी आपकी, यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये सैटर्न आपका 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर। तो 6th हाउस के अंदर यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, और ये देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट और वीनस के साथ कंजंक्शन है। तो जब भी सैटर्न का पीरियड आएगा, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगी, चाहे हस्बैंड के थ्रू मिले, बच्चों के थ्रू मिले, खुद के थ्रू मिले, वाइफ के थ्रू मिले, मगर मैटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगी। मगर इसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली आने के योग बनते हैं। तो 6, 8, 12 का शनि यदि उस पर शुभ दृष्टि हो तो वो आपको बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक सक्सेस देता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतनी सक्सेस आपको मिलने के योग यहां पर बनते हैं। अब मैं एक चौथा और सूत्र बताऊंगा, और सूत्र की हम बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, और ये आपके जन्म नक्षत्र से रिलेटेड सूत्र है। जन्म नक्षत्र आप सभी जानते हो, जन्म के समय पर आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र बोलते हैं। आपकी कुंडली का 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां भाव, इन्हें उपचय हाउसेस बोलते हैं। उपचय हाउसेस में जाकर कोई भी प्लेनेट आपका बली हो जाता है। उपचय हाउसेस का नियम आपने सुना होगा, हमने सब रामायण महाभारत सुनी है। तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को अपने कब्जे में किया हुआ था, और उसके जन्म के समय वो चाहता था कि सभी प्लेनेट सबसे स्ट्रॉन्ग उपचय भाव 11वें भाव में जाकर
बैठ जाए। उपचय भावों में सबसे स्ट्रॉन्ग 11वां भाव बैठता है, मगर सारे प्लेनेट बैठ गए, मगर शनि वहां से निकल गया और इस तरीके से उसकी कुंडली प्रबल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई, नहीं वो आपका सभी देवताओं को भी जीत लेता, इतनी उसके अंदर ताकत आ जाती। तो जब भी उपचय हाउसेस के अंदर कोई भी प्लेनेट आपका जाकर बैठता है तो उसके अंदर एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब आपको क्या देखना है, अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी को देखना है। यदि वो आपके उपचय हाउसेज में जाकर बैठ गया है तो आप समझिए आपकी जिंदगी के अंदर आपको कामयाबी मिलना निश्चित है, मगर कंडीशन यह है कि उसको मेलिफिक प्लेनेट ना ही उसके साथ बैठे हो, ना ही उसे एस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों केसेस में। मगर दो प्लेनेट के केस में कंडीशन है, यदि सूर्य और राहु उसके साथ बैठ जाए तो वो और भी स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। सूर्य आपको अथॉरिटी दिलवाएगा, सरकार से मदद दिलवाएगा, और राहु आपकी जिंदगी के अंदर सभी तरीके की सुख सुविधाएं और लग्जरी लेकर आएगा। मगर एस्पेक्ट यदि मेलिफिक सूर्य का है तो वो भी खराब है। किसी भी प्लेनेट का एस्पेक्ट उस जन्म नक्षत्र पर मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट खराब माना जाएगा, मगर बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है वो 3, 6, 10, 11 में बैठा हुआ है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। एक नियम यह है कि यदि जन्म नक्षत्र स्वामी आपका रेट्रोगेट हो गया तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल निश्चित है। आप सफलता कितनी भी पालें, मगर सफलताओं के साथ स्ट्रगल आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसका एक एक्सेप्शन है कि राहु और केतु को हम रेट्रोगेट मानकर नहीं चलेंगे। इसको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर जन्म नक्षत्र का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। केवल आपने तो देखना है किसी का यदि इन भावों में बैठा हुआ है जन्म नक्षत्र स्वामी, यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए ये कुंडली आपको नजर आ रही है, इसका नेटिव का जो जन्म नक्षत्र है, एक मिनट, अश्लेषा नेटिव का जन्म नक्षत्र है, और अश्लेषा का लॉर्ड ही देखिए यहाँ पर एक केतु हो गया। केतु 10th हाउस में जाकर बैठ गया है। केतु पर देखते हैं किसी की अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, तो इस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि शुभ ग्रह की दृष्टि होती तो बहुत बेहतरीन होता, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तभी भी केतु 10th हाउस में होने के बावजूद भी इसका जन्म नक्षत्र का लॉर्ड इस व्यक्ति को डेफिनेटली सक्सेस दिलवाएगा। उम्मीद है आपको मेरे चारों सूत्र समझ में आ गए होंगे। आपको जैसे भी लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।